हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आज हमारा एक न्यू सेशन होगा, न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9। ठीक है, अभी तक हमने जो कि पुस्तकें पढ़ी कक्षा 6, 7, 8, उस पे हमने बेसिक पॉलिटी को समझा, संविधान को समझा, धर्मनिरपेक्षता यानी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उनको हमने समझने का प्रयास किया। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे उसके पहले हम कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं इसके अंतर्गत कक्षा 9 की एनसीईआरटी में हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमें जो, भाई ये न्यू एनसीईआरटी है जो है ना, वो वाली नहीं है। इसमें एक समकालीन विश्व में लोकतंत्र वाला चैप्टर को हम मिस कर रहे हैं क्योंकि उसमें पोलैंड और क्यूबा की कहानी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी क्लासेस पिछली पढ़ी हैं, देख सकते हैं। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, क्या है लोकतंत्र और लोकतंत्र की ज़रूरत हमें क्यों है। मोटी मोटा चीज़ें तो आप जानते ही हैं, आपने कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पढ़ी हैं, लेकिन इसमें हम और भी बहुत सारे चीज़ें जानेंगे कि लोकतंत्र होने से मनुष्य को या उस देश के नागरिक को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, किन किन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है और सरकारों का संचालन कैसे होता है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। सेकंड चैप्टर संविधान का निर्माण और संविधान सभा के बारे में। थर्ड चैप्टर अक्सर जो बात होती रहती है चुनावी राजनीति। अभी हमारे देश में एक देश एक चुनाव पर काफी विमर्श चल रहा है। कैबिनेट कमेटी ने अप्रूवल भी दे दिया है ना। तो चुनावी राजनीति, पार्टियां कैसे चुनाव लड़ती हैं, क्या उनके अधिकार होते हैं, टिकट लेके चुनाव लड़ना या निर्दलीय चुनाव लड़ना कितना अलग होता है, सामान्य आचार संहिता क्या होती है, कैसे घोषित होते हैं लोकसभा, राज्य विधानसभा, है ना, पंचायत के चुनाव किस प्रकार होते हैं, कौन सी एजेंसी उनको कराती है। उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं जैसे सीबीआई है, आईबी है, आईडी है, ईडी है, ओके, सुप्रीम कोर्ट है, विधायिका है, कार्यपालिका है। तो ये संस्थाएं कैसे काम करती हैं, इनको कौन कौन से अधिकार हैं, किस प्रकार ये लोगों के जीवन को बदलने के फैसले कर सकती हैं, और अधिकार के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में। और लास्ट चैप्टर जो है डेमोक्रेटिक राइट, लोकतांत्रिक अधिकार, है ना। तो वो पहले चैप्टर में भी कुछ हम कवर कर लेंगे, लास्ट में हम चैप्टर 5 में भी देख सकते हैं। अब हम पहला जो अपना चैप्टर शुरू करेंगे तो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो कहानियां, जैसे कि एनसीईआरटी है, कहानियों से अपनी बात शुरू करती है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में आपको देखना है, बहुत ज्यादा चीजों को टफ करते हुए नहीं जाना है, ओके। और क्या है ना कि पॉलिटी से हर बार कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ओके। आपके प्रीलिम्स में सेकंड पेपर जीएस का आपका ज्यादातर पॉलिटी बेस है, 110 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आप करेंगे तो 100% मान के चलिए कि आपको अन्य चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यानी जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें भिड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। ठीक है, सिर्फ परिभाषा बता देना एकदम नहीं है कि नहीं परिभाषा बता दी अपना काम हो गया, ओके। हम इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ भी समझेंगे। यहां हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना। कि न्यूनतम, जैसे आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन यूपीएससी में क्या है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों, ठीक है, इतना है तो आपकी ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन है और न्यूनतम एज है। तो न्यूनतम का मतलब जो मिनिमम विशेषताएं हैं, क्या कोई डेमोक्रेसी उनको अपने आप में समाहित करती है अथवा नहीं, है ना। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा को जानेंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है अभी तक, ठीक है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन वर्तमान समय में, है ना, वो आगे आने वाले 20-25 सालों तक, 50 सालों तक डेमोक्रेसी ही है जो सबसे बेस्ट है ना, जहां पर लोगों को सर्वोत्तम हित की बात करती है। संपूर्ण हित की बात नहीं करती कि 100% इसने सब कुछ दे दिया है, सर्वोत्तम हित की बात करती है। और डेमोक्रेसी ही ऐसी है जो आपको आगे बढ़ा सकती है।
पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? ठीक है, इन सवालों के पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो समझने का प्रयास करते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ चुके हैं आप। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें क्या हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या हैं। जो जनता द्वारा चुनी गई सरकारें होती हैं वो लोकतांत्रिक हैं, जो अपने आप बन गई वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो परिभाषा की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए, वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती, कुछ बुनियादी सवाल पूछती है ना। और लिंग दो उसकी मैडम है। पहला, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करिए। और अब सरकार आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ठीक नहीं है ना। तो कुछ सवाल कर रही है अपनी मैडम से कि लोकतंत्र की हमें परिभाषा क्या है, लोकतंत्र क्यों है, क्या है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। उसका अर्थ बताया गया है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी एक यूनानी शब्द है जो डेमोक्रेशिया से बना हुआ है, और यूनानी में इसे डोमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, है ना। तो डेमोक्रेशिया, तो सबसे पहले इसकी खोज वहीं हुई होगी। ओके, तो यही सारी चीजें बताती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक सरल परिभाषा, उस चर्चा पर फिर से कौश कर लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। ठीक है, अब पहला, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सबसे सिंपल चीज यही है क्या, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव कौन करता है? लोग करते हैं। अब वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है या फिर कुछ सीमित लोगों को मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है, तो सार्वभौमिक ज्यादा बेहतर होता है। तो सार्वभौमिक चुनाव होता है, 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक व्यक्ति वोट देता है। तो सबसे पहली बात, यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, क्या है पहली बात, क्या कही गई है कि लोकतंत्र का जो शासन पद्धति है उसमें सरकार बनाने का काम कौन करता है? जनता करती है। यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन ही लोकतांत्रिक शासन है। सिंपल परिभाषा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें, अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की कहानी तो इसमें दी गई है। तो ये क्या लोकतांत्रिक देश हैं? यहां लोकतंत्र आया, फिर सैनिक सत्ता स्थापित हो गई, तो ये चीजें बदलती नहीं। ठीक है, अफगानिस्तान में, ठीक है, वहां पर तालिबान आ गया। बांग्लादेश में देखो, स्टूडेंट ने आंदोलन किया और फिर वहां गए, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सरकार क्या कर रही है? शासन कर रही है। वहां की जो खालिद जी हैं उनको जेल से निकाल लिया जाता है, और भी बहुत सारे जो गंभीर मामलों के अपराधी थे उनको भी जेल से निकाल लिया गया। तो ये क्या लोकतंत्र था? वहां हिंदुओं की लगातार हत्याएं की जा रही हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, रेप बलात्कार सब हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश में भी अब लोकतंत्र नहीं बचा। म्यांमार में तो पहले से ही बहुत सारी चीजें, दिक्कतें थी। अब जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, म्यांमार में सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने ही किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासन के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं, यानी जनता की कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि जनता ने जब चुना ही नहीं है आपको, तो जनता की भागीदारी कैसे हो सकती है? तो वही बात हो गई, जैसे कहते हैं ना कि मोदी जी ही सब कुछ है। ठीक है, मोदी जी शक्तिमान हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी का जो चुनाव 5 साल के लिए लोकसभा इलेक्शन में हुआ है 2024 में, बनारस सीट से वो जीत कर आए हैं, और फिर उनकी पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है कि भाई सांसद दल की जो मीटिंग हुई उसमें सबने मोदी जी का नाम आगे कर दिया, तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त कर दिया। तो कुल मिलाकर के उनका जो चुनाव हुआ वो लोकसभा सदस्य के रूप में होता है। तो कुल मिलाकर के जो 5 साल में इलेक्शन हो रहा है और लोगों को सीट जाने का खतरा है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोकतांत्रिक शासन पद्धति तो है। ओके, फिर क्या किया गया? जैसे पिनोशे, चिले में क्या हुआ? तानाशाहों का चुनाव नहीं करते लोग,
यही बात राजशाहियों पर लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक दिया गया है। तो अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जहां पर शासक वर्ग सत्ता में है। शासक मतलब कोई ए व्यक्ति राजा था, उसका बी बेटा हुआ तो बी राजा बन गया, सी बेटा हुआ तो सी राजा बन गया, और मंत्रालय भी इनके परिवार के सदस्यों के ही अंतर्गत में होते हैं। वही सऊदी अरब में है, ठीक है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है कि जनता वोट कर देती है तो क्या शासन लोकतांत्रिक हो जाता है। अब देखो, और भी थोड़ा डीप में जाएंगे, इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन, ठीक है। पर इस परिभाषा के प्रयोग यदि हम बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक करना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलवाना चाहती है। बिल्कुल सही बात है। आप अच्छे हो या नहीं, लेकिन आप दिखाते तो अच्छे ही हैं। आपका जो रियलिटी है वो आप स्वयं जानते हैं। किसी कमरे में बैठ करके आप अपने आप को गर्व से कह सकते हैं, यार आज उसको बेवकूफ़ बना दिया कि मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ, लेकिन मैं तो पैसा खाता हूँ। तो जो वास्तविकता है, रियलिटी है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, है ना। उसमें कई ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो वो लोगों पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, है ना। इन्हें मेहनत तो बहुत करी थी लेकिन हो नहीं पाया, क्या करें, ठीक है। पेपर अच्छा नहीं था, या ये था वो था, दुनिया की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन वास्तविकता तो हम अपने आप की जानते हैं ना, रियलिटी हम ही जानते हैं, और कोई जाने या ना जाने, और थोड़ा बहुत माता पिता जानते हैं, आपके आसपास रहने वाले लोग जानते हैं, ठीक है। तो हर कोई अपने आप को अच्छा कहलवाना पसंद करता है, ठीक है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र, यानी अच्छे आदमी और दिखावटी अच्छे आदमी वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना पड़ेगा, है ना, डिफरेंस करना पड़ेगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक विशेषताओं को जानें। पहली चीज, अब क्या कौन सा क्या है, जैसे लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। क्या ये बात सही है? लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक, ठीक है, आप बन जाने का अधिकार देता है, तो ये बात कहीं से सही नहीं लग रही है। लोकतंत्र का मतलब अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुख से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद, ये भी गलत है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम ऐसी सरकार के लायक हैं, वैसी ही सरकार हम पर शासन करे। ये भी बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से दूर किया जा सकता है। ये भी सही बात है। तो ऊपर की 3 बातें गलत हैं और वो नीचे की 3 बातें सही हैं। आगे लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ते हैं। लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। हम अपने एमपीज, एमएलए, पंचायत सदस्य, है ना, जिला पंचायत सदस्य, इन सब का चुनाव करते हैं, है ना। राज्यसभा के सदस्य इनडायरेक्ट रूप से, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट रूप से, वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट रूप से, है ना। विधान परिषद सदस्य जिनको एमएलसी बोलते हैं, इनडायरेक्ट रूप से हम उनका चुनाव करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई। लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जहां हम जनता में, जिससे जनता शासकों का चुनाव करती है। अब परिभाषा के अनुसार शासन कौन होगा? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? तो परिभाषा पे कई सवाल खड़े होते हैं कि शासक है कौन, किस तरह चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी है। भाई क्वेश्चन तो उठेंगे ही। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं, या खुद शासक चुने जाते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है कुछ व्यवस्था। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बनकर काम करना जरूरी है?
क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि शासक कौन होगा। क्या एक परिवार के ही सदस्य शासक होंगे? चुनाव क्या उनके मर्जी से होगा, जैसे चाहें वैसे धांधली कर लें? कुछ लोग कौन लोग शासकों का सार्वभौमिक मताधिकार तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या को क्या है, वोट डालने से अधिकार से वंचित कर रखा गया है, ठीक है। सरकार के किस स्वरूप को आज लोकतांत्रिक कहेंगे? आप अध्यक्षीय प्रणाली को, या आप सैनिक राजशाही को, या फिर संसदीय स्वरूप को, किसको अच्छा कहेंगे? तो कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जैसे 1999 का एक फैसला है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में क्या किया? सैन्य तख्ता पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया? गिरा दिया, उखाड़ फेंका, और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया, यानी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, मानवाधिकार संगठन हो और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह क्या था, ठीक है, एक धोखाधड़ी थी। अब ये कहानी आई, है ना। जनमत संग्रह क्या थी? एक धोखाधड़ी थी। अब भाई आपने जबरदस्ती मुख्य कार्यकारी अपने आप बन गए, आपको जनता ने नहीं बनाया, आपको बहुत सारे लोगों ने वोट नहीं दिया। तो पाकिस्तान का ये अपना एक आम हिस्सा है। पाकिस्तान में कोई भी सरकार 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई अभी तक। 1947 हमारे साथ आज़ाद हुए और आज तक उनका लोकतंत्र ठीक से बहाल नहीं हो पाया। देश के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो कुल मिलाकर के कहानी वैसी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। ओके, तो पाकिस्तान के लिए ऐसा ही है। अब भाई ये आया तो इसने धोखाधड़ी की, जनमत संग्रह कराया और अपने आप को घोषित कर दिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। सोचो, इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। यानी जैसे हमारे यहाँ 356 का प्रयोग होता है, वैसे ही पाकिस्तान में है कि प्रांतीय असेंबली यानी जो राज्य की विधानसभाएं हैं या विधान मंडल हैं, उनको भंग कर सकता था, हटा सकता था, ठीक है। तो यानी आपातकाल लगा सकता था। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद निगरानी करती थी, यानी सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, जिसके ज्यादा सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने से राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में क्या हुआ? चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी और परवेज जनरल मुशर्रफ के पास थी। सोचो, क्या ये लोकतंत्र है? ऊपर कही गई बातें, क्या इनमें समानता है? अब स्पष्ट है, जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहां सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। वास्तविक शासक कौन है? परवेज मुशर्रफ, जो जबरदस्ती बैठा हुआ है। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते, और जो संस्था अंतिम फैसला कर सकती है वही वास्तविक प्रतिनिधि होती है। सिंपल सा एक फंडा है। अगर आपके चुने हुए प्रतिनिधि अंतिम रूप से आपके प्रति जिम्मेदार नहीं है, अंतिम रूप से फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो ये मतलब कोई मतलब नहीं है। जैसे मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जब भी कोई अंतिम फैसला लेना होता है कि वो दूसरे लोगों की मदद लेते हैं, दूसरे देशों की मदद लेते हैं, तो वो अब वास्तविक शासक नहीं है, वो कहीं ना कहीं कठपुतली हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो आतिशी मरलेना है ना, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह पर आई हैं, तो कहा जा रहा है कि वो सिर्फ पपेट सीएम होंगी दिल्ली की। क्यों? क्योंकि फैसले तो केजरीवाल बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, उनको नष्ट कर दिया जाएगा इस तरह से। तो पहली बात ये हो गई। दूसरा, आपने 2004 से 2014 तक के मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखा होगा। उसमें भी लोग सवाल खड़े करते हैं कि पपेट प्रधानमंत्री था, मतलब कठपुतली प्रधानमंत्री थे जो बोल नहीं पाते थे, और सारे डिसीजन कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी लेती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसा ही है। तो अगर आपका
प्रतिनिधि वास्तविक है, आपने वोट किया है, तो वास्तविक सत्ता भी उसके पास होनी चाहिए। अगर वास्तविक सत्ता उसके पास नहीं है, आप किसी जगह पर आप प्रधान तो बना दिए गए, लेकिन नियम कानूनों पर अंतिम फैसला कोई और ले रहा है, तो आप पपेट हैं। ठीक है, मुशर्रफ के हाथ में था, जनता द्वारा चुने हुए गए, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से जो चुनी गई सरकार होती है, संसद और सरकार होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। ठीक है, कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। क्या है पहली विशेषता? अब आपके लिए एक प्रश्न है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो देश लोकतंत्र का पहला जो स्तंभ है उसको पार नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आई? तो लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर वो अंतिम रूप से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सरकार निष्पक्ष नहीं है या फिर लोकतांत्रिक नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। अब हमारे यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। 1950 से लेकर के ये संस्था निष्पक्ष, ठीक है, और निष्ठा के साथ काम कर रही है। आर्टिकल 324, ठीक है, के बारे इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। अब देखो, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना, उस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं हमेशा। जैसे वर्तमान में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट, है ना, इस पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि मोदी जी ने उसको कुछ करा दिया है, हैक हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जबकि वास्तविकता में वो सही नहीं है, वो बस पॉलिटिकल बातें हैं। ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को कमांगुओ, रेमेन दवाइयो या दहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, है ना, बड़ा नाम है, छोड़ो, याद करने की जरूरत नहीं, चीनी संसद याद रखो। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ठीक है, प्रति 5 वर्ष में क्या होता है? चुनाव होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। पूरे चीन में से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। यानी यह फ्री नहीं है, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। क्यों? क्योंकि वहां एक पार्टी एक शासन पद्धति है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी फौजी शासन या तानाशाही नहीं है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती रही है। जैसे हमारे यहाँ 1952 में पहले इलेक्शन हुए, 1951-52 में, तब से लेकर के लगभग 1977 तक, है ना, एक मुश्त किसकी सरकार रही? सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की रही। 3 साल कुछ टाइम तक जनता पार्टी की रही, फिर उसके बाद 1990-95 तक फिर कांग्रेस की रही है। तो ये हो सकता है चुनाव के बाद लोग एक पार्टी पर ज्यादा भरोसा करें, अन्य पार्टियां धीरे धीरे आती हैं। तो उसी तरह पीआरआई एक ऐसी पार्टी थी, लगभग 1930 से लेकर के हमेशा सत्ता में रही है। जीत मिलती है, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव की तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। अब इस पर आरोप लगा है, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? मीडिया भी जब कभी विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसा खर्च करती थी। क्या ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं मान सकते। ये तो एक प्रकार की चुनाव को खंडित करने की व्यवस्था है। ठीक है, चीन में चुनाव के लोग सामने
कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं था भाई, वहां सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है। तो वहां जब कोई विकल्प ही नहीं है तो क्या करोगे, लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है ना। हमारे यहाँ 5 लोग खड़े हो गए, 10 लोग एक लोकसभा से खड़े हो गए, कभी कभी ये भी संख्या 20 हो जाती है। उसके बाद जो है एक ऐसा है कि किसी को भी वोट न देने का अधिकार भी रखा गया आप ईवीएम मशीन में, ना नाप दे अब कर दो कि नहीं है भैया, हमको जो भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें कोई पसंद नहीं है। हालांकि उसका बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपना एक विरोध प्रदर्शित करा देते हैं। लेकिन जब आपके सामने विकल्प ही एक हो, एक ही बटन है, खाली बीजेपी हो, है ना, तो ये निष्पक्ष चुनाव थोड़ी है। निष्पक्ष चुनाव तो वो भी है कि 10 प्रकार के लोग हों, 10 प्रकार हमें चुनने का अवसर मिले। ठीक है, क्या हम इसे मनपसंद का चुनाव कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। मैक्सिको मामले में ऐसा लगता है, कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास दूसरा कोई विकल्प न था। किसी भी तरह का वहां का शासन दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं थे। समझ में आई यहां तक बात? तो बात समझ में आई? तो क्या ये वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे? बिल्कुल सही बात है ना, कि एक जगह तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही आदमी को, राम खड़े हैं तो राम को ही वोट देना है, क्लियर है। दूसरी जगह राम श्याम घनश्याम सब खड़े हुए हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आई तो बूथ ही हटा दिया गया कि भैया अगर राम को नहीं देना है तो बूथ खत्म करो। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता गुण को जोड़ सकते हैं। क्या है? लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों को भी के बीच चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। बीजेपी भी हो, कांग्रेस भी हो, आप भी हो, सपा हो, बसपा हो, उनमें से किसी एक को चुनने के लिए आप एकदम स्वतंत्र होने चाहिए। ऐसा नहीं है दबाव है कि आपको भाजपा को ही चुनना है, कि आपको कांग्रेस को ही चुनना है। तो दूसरा दल क्या है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। निष्पक्ष हो और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है, ये दूसरी विशेषता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो काहे का लोकतंत्र? बात समझ में आई? एक व्यक्ति एक वोट का मोल। हमने पढ़ा किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, लेकिन पहले 1965 तक लगभग चीन वहां नहीं था, यूएसए में। ठीक है, वहां अमेरिकी अश्वेत महिला रोजा पार्क्स ने अगर आंदोलन नहीं किया होता अपने अधिकार को हासिल करने के लिए, वहां महिलाओं को अधिकार ही नहीं मिलते। तो बहुत सारी जगहों पर हम 1950 के बाद आजाद होने वाले ऐसे देश हैं जो 10वें नंबर पर हैं, जो सार्वभौमिक मताधिकार आजाद होते ही दे दिया। बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्री हैं, है ना, अमेरिकन हैं, उन्होंने बहुत बाद में दिया, अभी तो आपको दिखाते हैं। इस सिद्धांत को पूरी दुनिया ने मान लिया। कौन? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकारों से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। जैसे 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सोचो, ये देश अपने आप को बड़ा मतलब क्या बताएं, छोड़ो। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, फिजी के चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के महत्व से ज्यादा है। मतलब उनके वोट का राइट 2 वोट के बराबर है, भारत मूल के व्यक्तियों का 1 वोट 1 बराबर है। ठीक है, तो अगर 100 वोट पड़े और 100 में से 50 भारतीयों के हैं, 50 उनके हैं, तो 50 का महत्व 100 के बराबर है और इन 50 का महत्व 50 के बराबर, तो जीत हमेशा इनकी होगी, इनकी कभी नहीं होगी। ये अल्पसंख्यक समाज है, और जिस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली नहीं है, तो वहां पर ये 100% मान के चलो कि जो अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति होगा वो कभी जीतेगा नहीं। लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लें कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का 1 वोट होना चाहिए और हर वोट एक समान मूल्य होना चाहिए। तीसरी ये विशेषता है। ठीक है, पहला, जिस शासक का हम चुनाव करते हैं वो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए जहां पर आपको चुनने का अवसर मिले। तीसरी बात, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को
या हर वयस्क नागरिक को एक वोट मिलना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदू का एक वोट 2 के बराबर है और मुसलमान का एक वोट हाथे के बराबर है। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, यानी हम अगर समानता की बात करें, प्रेसिडेंट से हम किस मामले में समान हैं, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक, तो उनको एक वोट, है ना, एक मत दिया गया है। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ठीक है, अब जेल में बैठूं। ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली, यानी जिम्बाब्वे को जो आज़ादी मिली 1980s के दौर में मिली। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज था, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। इनके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद ही शासन कर रहे थे, चुनाव नियमित रूप से होते थे, सदा जानु पीएफ दल जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उनकी जवाबदेही को कम किया था। ठीक है, यानी अधिकार सर्वाधिक और जवाबदेही 0, ऐसा किया मुगाबे ने। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। ठीक है, जो एक जमाने में हमारे यहाँ 1975 इमरजेंसी में हुआ था, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर भी दबाव डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति से हटा दिया गया। सोचो, 20, 10, 30, 37 साल इसने शासन किया और चाहता तो देश को आगे बढ़ा सकता था। हमारे यहाँ नेहरू ने देश को आगे बढ़ाया, लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आगे बढ़ाकर छोड़ा, इंदिरा गांधी ने देश को आगे बढ़ाया। कुछ का थोड़ा सा टाइम उनका बुरा रहा, है ना। जितने भी भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी आए, उन्होंने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो भारत के साथ या भारत के बाद आज़ाद हुए, वहां पर चीजें कभी सही नहीं हो पाई। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है, शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, इस पर इतना पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इंदिरा गांधी एक टाइम पर हो गई थी अलोकतांत्रिक। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नजर डाली जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं माहौल बनाया जाता है। संविधान खतरे में है का माहौल बनाया गया था, इस बार भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर चीजों को बांटने का प्रयास किया जाता है और अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की जाती है, तो भी गड़बड़ हो जाती है। तो चुनाव के बाद और चुनाव के पहले आपको नजर डालनी जरूर चाहिए। उतना जरूरी है कि चुनाव के पहले बाद की स्थितियों पर नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। आगे बात समझ में तो दोनों के लिए हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने, अपनी राय बनाने, सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए विपक्ष को। ठीक है, इन अधिकारों की रक्षा के लिए एक इंडिपेंडेंस क्या होनी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। ठीक है, आप इन अधिकारों के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार को दूसरी शर्तें जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। अब वो क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है, उसे विपक्ष को भी लेके चलना पड़ेगा, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खासतौर से अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है कि नहीं, हाँ आप विधायिका में कोई विधेयक लेके गए संसद में और उसको एक दिन में ही पास करा लिया, नहीं। आपको क्या करना होगा, सबके विचार जानने पड़ेंगे, इवन विपक्ष के भी, और अगर वो विरोध कर रहा है तो उस बात को भी समझना पड़ेगा।
हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े रहने और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ठीक है। अब क्या कहा गया है, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। ठीक है। इस प्रकार लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है, यानी संविधान के अंतर्गत ही काम करे, संविधान के बाहर जाकर के नहीं, संविधान को बदलने का प्रयास ना करे। ओके, तो एक ये व्यवस्था हो गई। तो ये चार प्रमुख चीजें हैं जिन पर हमें बात करनी थी, हमने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। परिभाषाओं का सारांश। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। हमने पाया कि जब इसके प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, परिभाषा पर्याप्त नहीं है। सिर्फ इतने भर से परिभाषा थोड़ी है, चुनाव तो कर लिया लेकिन अंतिम विशेषता उनके पास है कि नहीं, और जो चार विशेषताओं की हमने बात की वो है कि नहीं। पहला, जो शासक हमने चुने वो निर्णय कैसे ले रहे हैं, किसी के दबाव में ले रहे हैं कि अंतिम निर्णय ले रहे हैं। दूसरी बात, चुनाव निष्पक्ष हुए कि नहीं। ठीक है। तीसरी बात, सभी को बराबर मौका मिला कि नहीं, सभी को समान अवसर मिले कि नहीं। अगर समान अवसर नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, चुनाव के बाद जो दल सरकार बना रहा है वो जो निर्णय करते समय कैसा, ऐसा तो नहीं संविधान की अवहेलना कर रहा है कि संविधान को मान ही नहीं रहा है, जैसा मान लो तुगलकी फरमान जारी कर रहा है कि नहीं हो गया बस अब यही करना है, आपको सांस लेने पर पाबंदी लगाई जाती, कहीं ऐसा तो नहीं। ठीक है। तो लोकतंत्र के शासन के जो रूप हैं, लोगों द्वारा फैसला कि चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, चुनाव में लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराते हैं जो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हों। इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा कुछ बुनियादी कानून, नागरिक अधिकारों को दायरे से सम्मान करती हो। 12 से 35 आपको बिना रोक टोक के देती हो और सभी देश के नागरिकों को। ठीक है। अब देखो, लोकतंत्र के कामकाज उनकी अनुपस्थिति में इन 5 उदाहरणों को पढ़ना है। पहला, भूटान नरेश ने घोषणा की आगे से हुए चुनाव चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, तो ये कानून का रूल ऑफ लॉ है। ठीक है। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया। क्या ये अधिकारों का सम्मान है? नहीं, गलत है। अधिकारों का सम्मान तो जब होता जब उनको बराबर वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता। ठीक है, तो अधिकारों का सम्मान किया जाता कि भाई चलो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमवाड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये क्या है? हाँ हाँ, अच्छा, इसको मिलान करनी है, चर्चा करें। हाँ, तो एक व्यक्ति वोट, एक वोट का मूल, इसको हम इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जमवाड़ों पर, प्रदर्शनों पर अगर रोक लगा दी तो सीधी सी बात है, वहां पर क्या है, एक व्यक्ति का ही अधिकार है, एक व्यक्ति ही शासन चला रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आए शासन पद्धति में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चीजें हो ही नहीं रही। स्वतंत्र और निष्पक्ष तो तब होता जब नेपाल नरेश सभी को बराबर अवसर देते, चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का, अपने विजन को सेट करने का। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो डर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा के भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। तो यहां पर क्या, केंद्र ने कोई ऐसा फैसला किया होगा कि वहां 356 का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अब 356 का प्रयोग संवैधानिक है कि असंवैधानिक, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में गया मामला और वहां कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो चुनी गई सरकार है वो ठीक काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, और केंद्र ने जो उन पर 356 का प्रयोग किया है वो असंवैधानिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई बार केंद्र को अपने मुंह की खानी पड़ती है। ठीक है, बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना हो। तो ये ठीक ठाक चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है इससे चुनाव प्रभावित होता हो, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, इससे कामकाज कम हो जाते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक ही क्यों, या लोकतंत्र ही क्यों? अब सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है ये तो समझ में आ गया, लेकिन लोकतंत्र ही क्यों? और कोई शासन पद्धति हमें क्यों नहीं? बहुत सारे राजतंत्र थे, मोनार्ची थी, जहां लोग खुशी खुशी रहते थे, तो इनको क्यों समाप्त कर दिया गया?
क्योंकि लोकतंत्र में एक ग्रुप होता है जो फैसले करता है, राजतंत्र में एक व्यक्ति एक शासन होता है। तो लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा हम नीचे जाकर करते हैं, ठीक है। अब क्या है, तुम सब लोग इतने मगन होकर बहस में लगे थे, मुझे देखकर खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही कौन गलत, या तो आप लोग सुझाइए, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती, या आपको क्या करते, बात कहने के लिए सजा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसे देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको आर्टिकल 14 से 18 मिला हुआ है, आप 19 का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो बात बुरी लगती है बोल देते हैं, जब आपको लगता है सरकार ठीक से काम नहीं करती, आंदोलन करने लगते हैं, सरकार का विरोध करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोकतांत्रिक ढांचे में हैं। लेकिन अगर आप नेताजी ने चोरी करी और आपने चोरी को सार्वजनिक रूप से बोल दिया, नेताजी की बुराई करी, नीचे नेताजी को बुरा भला कहा और नेताजी लट्ठ आप पे भंजवा दिए, तो वो क्या है? लोकतंत्र तो नहीं है। लोकतंत्र के पक्ष में एक तर्क होता है। पहला, लोकतंत्र के नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देते हैं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ये भी बहुत ज्यादा, देखो, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इससे अस्थिरता पैदा नहीं होती। कुछ नीतियां हमेशा चलती रहती हैं। आपने मनरेगा सिस्टम देखा होगा, 2005 में आया, बराबर से चल रहा है, ठीक है। तो कुछ योजनाएं जो समाज कल्याण की हैं, सभी लोग मानते हैं और सभी लोग समाज को बदलने के लिए काम करते हैं। बस विचारधाराओं का अंतर होता है, ठीक है। उसमें ये अंतर नहीं होता कि नहीं, हाँ, देश को अस्थिर करना है, अस्थिरता पैदा करनी है। वो एक टाइम पे होता था जब अल्पमत की सरकारें होती थी, हार्स ट्रेडिंग होती थी, 4 दिन में सरकार आई और गई। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नैतिकता के रास्ते पर चल करके बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। गलत फैसला लेने से देर में फैसला लेना बहुत बेहतर होता है, मैं ये मानता हूं। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ये भी कल बहुत ज्यादा मजबूत तर्क नहीं है। लोकतंत्र की चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें चीज का फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? लोकतंत्र के विरोध में तर्क दिए गए। अब समझते हैं इनको। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई? इनमें से कौन सा मुख्य तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है, या इनमें कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? किस तर्क से आप सहमत हैं? तो अब आपको सहमत असहमत बताना है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने की जादू की छड़ी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि लोकतंत्र अंतिम तो नहीं है कि लोकतंत्र आ गया सब कुछ आ गया, है ना, अब गरीबी खत्म हो जाएगी, मोदी जी जादू की छड़ी लेके आए हैं, या अब कुछ गड़बड़ हो गई नहीं, अब हत्याएं नहीं होंगी, अब रेप नहीं होंगे, बलात्कार नहीं होंगे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चलेगी, कोई करप्शन नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि जादू की छड़ी है, सब कुछ खत्म कर दिया इसने, सारी बुराइयों को खत्म कर दिया, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। लोकतंत्र से बेहतर व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र अंतिम है, लेकिन हम उन बेहतर व्यवस्थाओं तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है। अभी हमारे सामने जो बेहतर बनने वाली या बेहतर बना सकने वाली व्यवस्था है, उसका नाम लोकतंत्र है, जहां सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। न मुख्य रूप से वास्तविक जिंदगी में, लेकिन किताबी रूप से तो मिल ही रहे हैं, कुछ मामलों में छोड़ करके। अब समझते हैं, लोकतंत्र ने हमारे देश और दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई। सरकार स्वरूप के रूप में लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों के भीतर भागीदार बनने के फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर परिपूर्ण असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहां सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं, उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है अथवा नहीं।
बात यहाँ लोकतंत्र अच्छा है या बुरा है उसकी है ही नहीं। हम बात सिर्फ इतनी है कि लोकतंत्र का जो स्वरूप है हमारे सामने, या लोकतंत्र के जो सरकार के स्वरूप हैं उनमें लोकतंत्र बेहतर है अथवा नहीं। अब कोई स्वरूप बहुत खराब है, कोई स्वरूप कम खराब है, तो आप कम खराब वाला चुनेंगे ना, आप बहुत खराब वाला क्यों चुनेंगे? सिंपल सी बात है। अब आपके सामने 4 फल रखे हुए हैं और चारों खराब हैं, एक बहुत ज्यादा, एक बहुत कम, एक बहुत कम और एक उससे कम, तो उससे कम वाला आपने चुन लिया। तो लोकतंत्र भी वैसा ही है, जो बहुत बेहतर तो नहीं है, एक आदर्श व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर उसको हम ठीक से देखें तो वो अन्य दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो इसीलिए हम लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। आगे चलते हैं। चीन 1958-61 के दौरान अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, चीन में जो पड़ा। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। बिल्कुल सही बात है। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल या बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। कहीं तक ये बात सही है? ठीक है, यह उदाहरण लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। ये एकदम स्पष्ट बात हो गई, क्योंकि 1958 में जो अकाल चीन में पड़ा ना, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और चीन सरकार सिर्फ देखती रही, सिर्फ लाशें गिनती रही और लाशों की व्यवस्था करती रही, उनको जलाने की, उनको दफनाने की। कोई भी आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किया और ना ही उसने कभी फूड को स्टॉक करने की कोशिश करी होगी। लेकिन भारत शुरुआत से ही ऐसा कर रहा था। ठीक है, शुरुआत से ही वो काम कर रहा था, और जब भी ऐसा लगता था कि नहीं भारतीय मानसून बहुत अच्छा नहीं है, तो भारत अमेरिका से गेहूं खरीदता था। आपको पता ही होगा। लाल बहादुर शास्त्री ने फिर जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसके बाद हमने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। उसके पहले हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे, बहुत अच्छा खाद्यान्न हम उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा, जो फूड सिक्योरिटी था, वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा था। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, ये एकदम स्पष्ट बात है। और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती, तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र का यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरत पर तत्काल ध्यान दें, वरना क्या होगा? विरोध होगा, फाड़ डालेगा। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का सर्वाधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है वर्तमान अभी तक का। अब लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के अन्य भी कारण हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, फरवरी से अप्रैल तक। दूसरा होता है मानसून सत्र, जो जून जुलाई अगस्त में होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, दिसंबर जनवरी। ठीक है, 3 सत्रों का आयोजन होता है भारत में। कभी कभी नवंबर से सत्र शुरू हो जाते हैं। तो 3 सत्र होते हैं, व्यापक चर्चा होती है। उसके अलावा भी व्यापक चर्चाएं होती रहती हैं। लोकतांत्रिक फैसले हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले लेते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मामले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो, तो गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, विभिन्न विचारधाराएं जब एक साथ आती हैं तो बहुत बेहतर काम होता है। इससे कुछ ज्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। ठीक है, इससे ज्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है, तो निर्णय लेने में जितने बेहतर लोग होंगे उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये दूसरा तर्क हो गया। तीसरा तर्क भी है, लोकतंत्र मतभेद और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। सिंपल सी बात है, किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। अगर बड़ा देश है, भारत जैसा विविधता वाला देश है, तो बहुत सारा अंतर होगा।
डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर छोटा देश है, डाइवर्सिटी तो तब भी होगी, विविधता तो होगी ही होगी। कभी विचारों की हो सकती है, कभी हितों की हो सकती है, कभी भाषा की हो सकती है, कभी जाति हो सकती है, कभी धार्मिक विविधता हो सकती है, खान पान की भी हो सकती है, पहनावे की भी हो सकती है। तो विविधता है, अंतर तो हो गई। और जब अंतर होगा तो विरोध भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, भारत में को भी भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह के अंतर और ज्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, जातियां भी जुदा जुदा। ठीक है, दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद दूसरे समूह की पसंद से टकराव भी होता है। ठीक है, कोई गाय को अपनी मां मानता है, कोई गाय के बीफ के मीट को खाना बहुत पसंद करता है। तो ये डिफरेंस है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा, कमजोर समूह को इसे मानना होगा। एक तो व्यवस्था ये है, इससे नाराजगी असंतोष पैदा होगा, आतंकी घटनाएं होंगी। एक ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और जो पब्लिक पीस है वो भंग होगी। शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराने के लिए समस्या का, अगर कोई बड़ी समस्या है उसका शांतिपूर्ण और एकमात्र समाधान उपलब्ध कराना है तो लोकतंत्र के रूप में हम जान सकते हैं। लोकतंत्र में कोई स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। तो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए रख सकता है, अन्यथा क्या होता, 28 राज्य न होकर 28 देश होते हैं। ठीक है, बेहतर सरकार, सामाजिक जीवन के प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत करते हैं। ठीक है, तीनों तर्क आपने बहुत तरीके से पढ़ा। सबसे पहले मतभेदों को संभालने का तरीका, बेहतर निर्णय लेने की संभावना, और पहला जो तर्क था लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि ये अधिक जवाबदेही वाला समूह है। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे मजबूत तर्क उसे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। आप समझ में आए कि जो तर्क आप समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर है ना, वो तो है ही नहीं। यह तर्क लोकतंत्र नागरिकों के रिश्तों का है। लोकतंत्र में नागरिकों को की जो हैसियत होती है वह किसी व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने, उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तो दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। समझ में आई बात? लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है, सभी को समान अधिकार है, एक वोट एक मूल्य, जहां सबसे गरीब और अनपढ़ को भी दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, जो अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, लिखे लोगों के हैं, लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। ठीक है, ये एक सैद्धांतिक बात है। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद के लिए जवाबदेह होते हैं। ओके, बात समझ में आई? पहला तो प्रजा नहीं है, वो खुद अपने शासक हैं, खुद उसने अपने प्रतिनिधि को चुना है। ठीक है, अब लोकतंत्र का आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। ठीक है, अन्य व्यवस्थाओं में ऐसा नहीं मिलता। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में गलती नहीं हो सकती। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोई भी 100% गुड नहीं होता। ठीक है, गुड और बैड के बीच में सब होता है। ठीक है, यानी एक छड़ी है, ना कोई यहां है ना कोई यहां है, सब कहां है, यहां पे है। कोई 50% अच्छा है, 50% बुरा है, कोई 70% अच्छा है, 30% बुरा है, तो उसे अच्छा मान लिया गया। तो ये व्यवस्था चलती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, कोई भी पॉलिसी ना तो अच्छी होती है ना बुरी, अच्छी और बुरी होती है। सफेद और काला जैसा कुछ नहीं होता, सब ग्रे होता है। हमारे देखने का तरीका है, नजरिया है। बात समझ में आई? तो जैसा हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं होती है, होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं। हमारे यहाँ आपातकाल लग गया। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, गरीब लोगों को कुचला जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता। लोकतंत्र में पैसे की राजनीति होती है, बुजुर्ग व्यक्तियों को ऊपर बिठाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो गलती होती है, लेकिन गलती को हम 5 साल में दूर भी कर सकते हैं, कभी कभी उससे पहले भी। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। कोई ना कोई 25 लोग आएंगे और बेइज्जती करके चले जाएंगे।
इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है, इनमें सुधार करने की गुंजाइश है। इसका मतलब यह है कि तो अपना शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता, फैसला बदलें तो ठीक, नहीं बदलें तो भी वही रहेगा। ठीक है, अब चर्चा को समेटते हैं। लोकतंत्र हमें सब चीज दे सकता है, ना ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र हमें सब कुछ दे रहा है और सब समस्याओं का समाधान कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। दुनिया के लोगों के जिनका अनुभव है, वे अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इनमें लोगों की इच्छाओं के सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है। इसमें अलग अलग तरह के लोग बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर इसमें कुछ काम करने में असफल रहता है तो गलती सुधारने की संभावना होती है। ये सब लोकतंत्र को बेहतर बनाते हैं। अगला देखो, कुछ कहानी दी गई है, समझते हैं। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम और सहन नहीं करेंगे। ये रिबलर बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास तोड़ दिया है, हमारा धन हड़प लिया है। 28 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो कनेडिया में सबसे अच्छा ढंग से करता है, यानी हम उनका फिर से जिता देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है। राजेश मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, उसमें बताया गया था किसी भी लोकतांत्रिक देश ने एक दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, यह सिर्फ संयोग हुआ होगा, हो सकता है। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने की का अंदेशा काफ़ी कम हो जाता है। जैसे 1990 वॉर हुआ है ना, भारत पाकिस्तान, भारत में लोकतंत्र था, पाकिस्तान में तानाशाही। 1971 वही हाल हुए बांग्लादेश के मुद्दे पर। ठीक है, 1965 वही दिक्कत हुई, 1962 वही दिक्कत, चीन भारत, भारत में लोकतंत्र, चीन में है नहीं। तो ऐसा संयोग से नहीं हुआ। अब लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ समझते हैं, फिर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। क्या है, हमने शासन के स्वरूप को के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र इस प्रकार की व्याख्या हम उन न्यूनतम विशेषताओं और गुणों की पहचान कराती है। मतलब ये तो सबसे कम बातें हैं ना, न्यूनतम बातें हैं, उन्हीं के आधार पर हमने लोकतंत्र को समझा जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। ठीक है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं नहीं चलता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है या जरूरी हो जाता है, क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसले कर ले पाना संभव नहीं होता। 140 करोड़ का देश कैसे समेटेंगे सबको? कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो इसके लिए 545 सांसद बनाए गए हैं। उन सांसद क्या होते हैं, संसद में बैठकर निर्णय लेते हैं। 272 प्रतिनिधि एक पार्टी की सरकार बना लेते हैं और कामकाज को चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। जनता सीधे पार्टिसिपेट न कर कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, राम सीधे संसद में नहीं बैठता, मोदी जी के माध्यम से संसद में बैठता है, कहने का मतलब ये है। तो प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र का मतलब है कि जनता अपन खुद न जा करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना पक्ष रखती है। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता और कौशल नहीं होता। यह भी बिल्कुल सही बात है। इससे हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। स्पष्ट है कि हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिल जाती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल पाती कि कौन सा लोकतंत्र बहुत अच्छा है, कौन सा खराब है। ठीक है, तो उसके हमको उसका बेहतर अर्थ समझना होगा। ठीक है, हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमत से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे शिक्षक नापसंद है, वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हूं। ये भी बिल्कुल बात सही है। एक नेता अपने परिवार के लोग
इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? जैसे सपा, समाजवादी पार्टी और भी बहुत सारे दल हैं। लोकतंत्र शब्द का इस तरह से प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके के उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उन फैसलों से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृत से फैसला लेना, यानी बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी उस फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना बहुत शक्तिशाली का। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स बहुत ज़्यादा हाशिए पर स्थित समुदाय हैं। ये हमने कक्षा 6 और 7 कक्षा 7 की एनसीईआरटी का 5वां और 6ठा चैप्टर देखा था, है ना। एससी और एसटी, महिला वर्ग, बच्चे, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, तो इनके अधिकारों को कुचला जा सकता है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होती तो इनको हमेशा हाशिए पर रखा जाता। राजतंत्रों में यही तो होता आया है, ठीक है। तो इनके भी जो अस्तित्व है, इनका भी महत्व रखा जाए, ऐसा फैसला लेना है जिनमें इनका भी समान अधिकार और समान हक होना चाहिए, तो इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं, जैसे पहली बात ऊपर कही गई है, ठीक है। तो लोकतंत्र, देश का वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो लोकतांत्रिक देशों को या शासनों को ये प्रयास जरूर करने हैं, ठीक है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने की समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, राइट टू इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए, यानी उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको पूरा करने का अधिकार होना चाहिए। अगर हम इस आदर्श के पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श लोक में लोकतंत्र ही हमारी समझदारी की सबसे बात ज्यादा याद दिलाती है, ठीक है। क्योंकि इतना सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं हैं, लेकिन इससे बेहतर व्यवस्था हमारे पास है नहीं, तो लोकतंत्र को हम पूछते हैं, ठीक है। लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं? इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने, उसकी कमजोरियों को पहचानने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम और काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है। अगर बहुत सारी चीजें हैं, सबको समान अवसर मिल रहे हैं, समान ढंग से मिल रहे हैं, तो बेहतर लोकतंत्र है, और अगर नहीं है तो काम चलाऊ लोकतंत्र है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की अवधारणा पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, हमने सिर्फ शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। कि नहीं पूरा लोकतंत्र ही समझ में आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ने की जरूरत है ना। लोकतंत्र के बहुत सारे बुनियादी तर्क हो सकते हैं, लेकिन हम संस्थागत स्वरूपों की चर्चा करी हैं जिनको हम पॉलिटी कहते हैं। हम संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और राज्य व्यवस्था ही एग्जाम में पूछी जाती है। सीधे संविधान से क्वेश्चन कम मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, बात समझना। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में और ज्यादा बातें जानेंगे, यानी कक्षा 10 की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा, विचार विमर्श, बुनियादी सिद्धांत माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग से फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, ठीक है। जैसे हम भारतीय राजनीति जब पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, ठीक है। लेकिन जब छोटा समुदाय हो, बहुत कम लोग हैं, तो लोकतांत्रिक फैसले लेने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे देशों में देखा होगा, जनमत संग्रह देखा होगा, है ना। जनमत संग्रह है ना, वापस बुलाने का अधिकार, ये सारे अधिकार होते हैं। छोटे देशों में काम कर जाता है वापस बुलाने का। मान लिया आपने एक्स एमएलए को चुना, है ना। एमएलए विधान भवन में गया और उसने कोई काम नहीं किया, 2 साल हो गए और आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वापस बुलाने का अधिकार, फिर से वोटिंग होगी, इसको बुला लिया जाएगा। कोई कानून बनना है और उसमें जनता की राय जाननी है, तो जनता की राय जनमत संग्रह के माध्यम से जान ली जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब यह हुआ किसी देश में लोकतंत्र आदर्श लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन है।
पर इनमें या आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इनके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बनाए रखने और मजबूत करने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। ओके, यही लोकतंत्र की ताकत और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। नागरिक समाज का अहम बिंदु होते हैं ना। 140 करोड़ का देश 545 सांसद कैसे कर पाएंगे? और 140 करोड़ कचरा फैला रहे हैं, 545 लोग उसे साफ नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखना। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही हो, तानाशाही हो या एक दल का शासन जैसी व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर जगह हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। अगर वो हिस्सा लेंगे तो सही गलत में फर्क करेंगे। ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। अगर आप सक्रिय नहीं हैं, समझदार नहीं हैं और सारे अधिकार को जानते नहीं हैं तो लोकतंत्र बेकार है आपके लिए। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो या लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये तार्किक चीजें हैं, समझने का प्रयास करना। अब देखो, कुछ चीजें हैं लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक, पक्का नहीं बताना है आपको। जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ये क्या है? अलोकतांत्रिक है। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो लोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक, क्योंकि डाटा इनसफिशियंसी है। पिछली 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो ये लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। यहां स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इनके आगे भी लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक बताना है। संसद सेना की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बनाती, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, तो न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून बनाएगी तो संसद क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। तो ये बात सही है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति से किसी और देश से संधि नहीं कर सकते, अलोकतंत्र है। ठीक है, अलोकतांत्रिक है। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री नहीं बदल सकते, ये भी अलोकतांत्रिक है। कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र के लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती हैं, ये भी सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं, ये व्यवस्था ये नहीं है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। समृद्ध हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब कुछ चीजें हैं अलग अलग करके बताना है, कुछ लोकतांत्रिक हैं तो कुछ अलोकतांत्रिक। एक मंत्री ने कहा संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय किए गए नियमों की पुष्टि हो सके। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने कुछ चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया जहां बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है, इसी कारण महिला संगठनों ने संसद से 1/3 आरक्षण की मांग की है। सभी क्या है, चीजों को अलग अलग करके लिखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, लोकतंत्र में अकाल भुखमरी की संभावना कम होती है। कौन सा कारण सही नहीं है? विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, सही बात है। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं, ये भी सही है। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है, ये भी बात सही है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है, ये गलत बात है, इससे कोई लेना देना नहीं। 40 गांव ऐसे हैं जहां पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की, अपनी जरूरत की ओर सरकार का ध्यान दिलाने की तरीकों पर विचार किया। इनमें कौन सा तरीका यो लोकतांत्रिक नहीं है? सिंपल सा है। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताने का मुकदमा दायर किया। आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश देना। सरकार की नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना। सभी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये गलत है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तरीका नहीं है।
लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का जवाब देना है आपको। सेना देश के सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, ठीक है, इसलिए सेना को देश की शासन करना चाहिए, गलत है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त हैं तो इसका मतलब है तो थोड़ी है कि आप शासन पे कब्जा जमा लेंगे, नहीं। बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और शिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले उनकी संख्या कम ना हो, कम क्यों ना हो, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने डिग्री अर्जित नहीं की है तो पढ़ा लिखा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेशक उन्होंने कक्षा 5 न पास करी हो, लेकिन योग्य बहुत है ना, और वो राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह के जानते हैं और बहुत सारे अच्छे से शासन भी करते हैं। पढ़ा लिखा फेल हो जाता है। अगर आध्यात्मिक मामलों के मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो हमें उन्हीं को राजनैतिक मामलों के मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंप दिया जाए। देश धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि इससे क्या होगा, धर्म को बढ़ावा मिलेगा, और किसी देश में एक धर्म तो होता नहीं, ठीक है। भारत में तो धर्मों का एक जमवाड़ा लगा हुआ है, और योगी आदित्यनाथ को शासक बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया। तो धर्म गुरुओं को शासन नहीं सौंपा जा सकता। धार्मिक चीजों से शासन नहीं चलेगा, वो लोकतंत्र नहीं होगा। लोकतंत्र होगा जब शासन पद्धति संविधान से चलेगी, ना कि किसी की धार्मिक ग्रंथ से, न किसी के धार्मिक योद्धा से। बेटी से बाप, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र मतलब सभी से समान। छात्र से शिक्षक कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ, अलोकतांत्रिक। अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। ये लोकतांत्रिक हो सकता है। अब कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं, तर्क बताना है आपको, इनको पढ़ के आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, खत्म करते हैं। अब लोकतंत्र और संवैधानिक और कानूनी पहलू देखना है आपको, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, नागरिक अधिकार 12 से 35, उनको देखना है। चुनाव, राजनीतिक पार्टियां, लोकतंत्र की आलोचना, ये सब करके देखना है आपको। जहां पर दिक्कत हो हमें बताना, हम करके बताएंगे। तो आज की ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। कैसी लगी आपकी क्लास जरूर बताइएगा, और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम लक्ष्मीकांत का क्विक रिवीजन सीरीज पीसीएस के लिए ला रहे हैं, क्योंकि पीसीएस की डेट बढ़ चुकी है। धन्यवाद, नमस्कार।